जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा CDS 2 2021 के शेरशाह बैच का आज रहेगा डे 8। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। आज हम कवर करेंगे कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं रिसेंटली। बहुत इजी चीज़ है, आसानी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में डिस्कस किया था। वहां पर एक जगह मेरे से डायरेक्शन में गलती हो गई थी, जिसकी वजह से कल मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे, ताकि आपकी कन्फ्यूज़न जो है और ज़्यादा ना बढ़ जाए। एक्चुअल में गलती क्या हो गई, मैंने आपको बताया था कि आपका पैसिफिक ओशन आधा इस साइड पर है, आधा इस साइड पर है। वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, जिसकी वजह से यहां पर मैंने इसे ईस्ट पैसिफिक ओशन बोल दिया था। जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि जापान फिलीपींस वाली साइड यानी ईस्ट पैसिफिक ओशन वाली साइड टाइफून आते हैं, और यहां पर वेस्ट पैसिफिक ओशन वाली साइड आपके हरिकेन आते हैं। लेकिन यहां पर वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं देखनी थी, यहां पर डायरेक्शन देखनी थी पैसिफिक ओशन के अकॉर्डिंग। अभी आधा पैसिफिक ओशन आपका इस साइड है, आधा इस साइड है, लेकिन एक्चुअल में वर्ल्ड में पूरा का पूरा पैसिफिक ओशन आपका एक साथ है। और जब हम इस वाले पैसिफिक ओशन को यहां पर इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो ये जो आपका यूएसए कनाडा वाला एरिया है कुछ यहां पर आपको देखने को मिलेगा, साउथ अमेरिका वाला एरिया जो है कुछ यहां पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में ये आपका वेस्ट पैसिफिक ओशन था जो आपका जापान फिलीपींस वाली साइड में था, और दूसरे वाला आपका यानी ये वाला ईस्ट पैसिफिक ओशियन था। तो ध्यान में रखना, ये जो आपका जापान फिलीपींस वाली साइड में पैसिफिक ओशियन था ना, ये आपका वेस्ट पैसिफिक ओशियन था, और ये आपका कौन सा था, ईस्ट पैसिफिक ओशियन। पिछली वाली वीडियो में मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, जिसकी वजह से अगर आपका क्वेश्चन बनता कि वेस्ट पैसिफिक ओशियन में चक्रवात को क्या कहते हैं तो गलत हो जाता। लेकिन वेस्ट पैसिफिक ओशियन में इसे कहा जाता है टाइफून, ईस्ट पैसिफिक ओशियन में इसे कहा जाता है हरिकेन। यहां पर आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन का डायग्राम। जब हम पैसिफिक ओशियन को एक साथ देखते हैं तो यहां पर ईस्ट वाली डायरेक्शन में हमें यूएस कनाडा यानी अमेरिका वाले पार्ट्स देखने को मिलते हैं, और इस साइड हमें जापान वाले पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये वाली साइड जो आपकी थी ये आपकी थी ईस्ट पैसिफिक ओशियन, और ये वाली साइड जो थी आपकी वेस्ट पैसिफिक ओशियन थी। जबकि हम वर्ल्ड मैप के ऊपर जब देख रहे थे तो मैंने इसे गलती से ईस्ट पैसिफिक ओशियन बता दिया था, तो इसे आप लोग ठीक कर लेना। अभी हम आज इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद यानी नए टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यू पूछेंगे आपसे, तो सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कवर करेंगे कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए किस तरह से क्लाइमेट को क्लासिफाई किया जा सकता है। अगर हमें ये समझ में आ गया, इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है जहां पर आपको कोडिंग दी जाती है, यानी कि पूछा जाता है AMW लिख के कि AMW का क्या मतलब है, या फिर ASW का क्या मतलब है, इस तरह के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, उन्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसके ऊपर हम आपसे एमसीक्यू पूछ रहे हैं रोज, इसी वजह से इसे ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो के बाद आपको यहां पर एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन भी है। अगर सीडीएस रिलेटेड आपको वीडियो लेक्चर चाहिए हो, या फिर प्रॉपर टेस्ट सीरीज चाहिए हो, या फिर आप खुद से पढ़ना पसंद करते हैं और नोट्स चाहिए हो, या फिर करंट अफेयर्स चाहिए हो, सब कुछ आपको मिलेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अगर कम टाइम में आपको अच्छे से सारी चीज़ें कवर करनी है, A to Z सब कवर करना है और अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग करना है, देन एप्लीकेशन के ऊपर विजिट ज़रूर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी देखिए हमारी कोपेन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है क्या। देखिए कोपेन हमारा एक ऐसा बंदा था जिसका ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था वेजिटेशन के अंदर, जो हमारी अलग अलग क्रॉप्स होती है ना उसके अंदर। अभी आपको पता है कि हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं
ये डिपेंड करती हैं क्लाइमेट के ऊपर, यानी कि वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्रॉप्स देखने को मिलेंगी। अभी क्लाइमेट जो है हमारे वर्ल्ड के ऊपर हर जगह अलग अलग है, इसी वजह से इसे क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके अलावा यहाँ पर जो कॉपन था इसने एक स्कीम लगाई, इसने ये स्कीम लगाई कि क्यों ना क्लाइमेट को क्लासीफाई कर लिया जाए, क्योंकि अगर क्लाइमेट को क्लासीफाई कर लिया जाएगा कि किस जगह पर आपका कौन सा क्लाइमेट है, तो क्या होगा, हमें पता लग जाएगा कि वहाँ पर वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ पर आपकी फसलें कैसी होंगी, वहाँ पर आपकी क्रॉप्स कैसी होंगी। अभी हुआ क्या, इसने इसे सीधा नहीं लिखा, जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इसने कहा कि हर जगह हम इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। इसी वजह से इसने अपनी एक कोडिंग शुरू की, यानी कि किस जगह के क्लाइमेट को कैसे डिनोट करना है वो इसने बताया। इसी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके कैपिटल लेटर्स हैं उनका क्या मतलब है, जो स्मॉल लेटर्स हैं उनका क्या मतलब है। देखिए एग्जाम में आपके कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। अभी अगर आपको ये नहीं पता कि कोडिंग ये किस तरह से वर्क करती है तो इस तरह के क्वेश्चन कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन आपने देख लिया है, अभी हम समझेंगे कि कॉपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन क्या है। कुछ देर के बाद इसी क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमारा कोपन था, कोपन ने क्या सोचा, कोपन ने सोचा कि किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला है आपका टेम्परेचर, दूसरा है आपका रेनफॉल। यानी कि उसने सोचा कि अगर किसी जगह के टेम्परेचर के बारे में पता चल जाए, रेनफॉल के बारे में पता चल जाए, तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में अंदाज़ा लगा पाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इसी वजह से उसने कैटेगराइजेशन करनी शुरू की। इसने कैटेगराइजेशन कैसे की, देखिए इसने देखा कि सबसे पहले अगर हम ग्लोब के ऊपर देखें, यहाँ पर इक्वेटर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो यहाँ पर इसने एनालाइज किया कि सन जो है हमारा या तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, और यहाँ पर इस पार्ट में आपकी रेडिएशंस काफ़ी ज़्यादा गिरती हैं। इसी वजह से दुनिया के जो ये पार्ट होते हैं ना, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है, यानी यहाँ पर टेम्परेचर जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इसने इसे क्या कहा, इसने कहा ट्रॉपिकल एरियाज। ट्रॉपिकल एरियाज यानी जो आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आते हैं। अभी इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज 18 डिग्री सेल्सियस और हायर। यानी कि जिस एरिया पर उस सीजन का जो सबसे सर्दियों वाला मौसम है, सबसे सर्दियों वाला महीना है, वहां पर भी अगर एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रॉपिकल एरियाज कहेंगे। और इस तरह के एरिया जो है हमें सिर्फ और सिर्फ इसी पार्ट में देखने को मिल सकते हैं जहां पर सर्दियों के सीजन में भी टेम्परेचर जो है आपका इतना ज़्यादा कम ना हो। यानी कि जो एरियाज हमारे जहां पर सर्दियों में भी एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का रहता है, उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से। इसी तरह से आप आगे की तरफ बढ़िए। फिलहाल के लिए जो बी वाला है इसे स्किप कर देते हैं। हमने सबसे पहले देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ ज़्यादा रहती है, इसी वजह से जो आपके ठंडे मौसम होंगे तब भी टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आपका आता है वार्म टेम्परेट रीजन। देखिए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द मिड लैटिट्यूड क्लाइमेट्स। मिड लैटिट्यूड्स आपके आ गए 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाले आ गए। यहाँ पर टेम्परेचर जो है 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, लेकिन -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है। ध्यान देना, यहाँ पर जो कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर था वो हमारा 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था। ये जो हमारे वार्म टेम्परेट वाले एरियाज है, यानी ट्रॉपिकल एरिया से ऊपर और नीचे वाले जो एरियाज है, यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर आपका रहता है -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में रहता है। और ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस भी है। देखिए
अगर ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से जैसे जैसे आप दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर जो है आपका गिरता रहेगा, क्योंकि वहां पर सन की रेडिएशंस नहीं पहुंचती है। इसी वजह से इक्वेटर के पास वाले जो ट्रॉपिकल एरियाज है, यहाँ पर सर्दियों के महीने में एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का मिल पाना काफ़ी ज़्यादा आसान बात है। इसी तरह से जब हम मिड लैटिट्यूड वाले रीजन में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं तब हमारा जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो रहता है -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अभी इसके बाद में आपका आता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यानी कि जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। देखिए कैपिटल लेटर डी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। ध्यान देना, इसे क्या कहा जाता है, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। अभी यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, देखिए जो हमारा मिड लैटिट्यूड वाला रीजन है 60 डिग्री के ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहां पर कॉन्टिनेंट का मास जो है काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर कॉन्टिनेंट का मास ज्यादा देखने को मिलेगा तो आपको पता है कि जो हमारा लैंड होता है जल्दी ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हमारा और ज्यादा गिर जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यानी कि यहाँ पर कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर भी क्या रहता है, -3 डिग्री सेल्सियस से नीचे का रहता है। और इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर डी से, और इसे हम कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं, क्योंकि मिड लैटिट्यूड के जस्ट ऊपर वाला रीजन यहां पर आपका कॉन्टिनेंटल मास जो है बहुत ज्यादा है, इसी वजह से इसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहा जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो है कोल्ड क्लाइमेट्स की, यानी ये रीजन आपके हो गए बिल्कुल पोल के पास वाले। यहां पर क्या होगा, यहां पर सभी महीनों का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। ध्यान देने वाली बात है, जब हम कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देख रहे थे यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन देख रहे थे, वहां पर एवरेज टेम्परेचर की बात की जा रही थी कोल्डेस्ट मंथ की, यानी कि पूरे साल में जो कोल्डेस्ट मंथ होते हैं उनका एवरेज टेम्परेचर। जब वार्म टेम्परेट की बात की थी, यहां पर भी कोल्डेस्ट मंथ के एवरेज टेम्परेचर की बात की थी। ट्रॉपिकल में भी हमने कोल्डेस्ट मंथ के एवरेज टेम्परेचर की बात की थी। लेकिन ये जो हमारे पोल वाले एरियाज हैं, बिल्कुल पोल के पास वाले एरियाज हैं, यहां पर पूरा साल जो है एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे का रहता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि यहां पर -3 डिग्री सेल्सियस था और यहां पर 10 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव इस वजह से है क्योंकि 12 महीनों का एवरेज टेम्परेचर लिया है, और यहां पर हमने किसका टेम्परेचर लिया था, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कोल्ड मंथ है उनका एवरेज टेम्परेचर लिया था। इसी वजह से ध्यान में रखना, यानी कि अगर हमें मोटा मोटा अपनी पृथ्वी को कैटेगराइज करना हो तो कैसे करेंगे, ट्रॉपिकल एरियाज देखने को मिलेंगे सबसे पहले, जहां पर एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का आपका 18 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का रहता है। उसके बाद में आपको देखने को मिलेंगे वार्म टेम्परेट वाले रीजन, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर सी से, जहां पर टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इसके बाद में आपको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट देखने को मिलता है, जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर डी से, जहां पर आपको टेम्परेचर जो है कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर देखने को मिलता है -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम। इसके बाद में आपको पोल के पास वाले एरियाज देखने को मिलते हैं, जहां पर पूरे साल का अगर एवरेज टेम्परेचर निकालना हो तो वो आपका रहता है 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम। तो ध्यान में रखना, अगर मोटा मोटा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो कैसे करते, ट्रॉपिकल एरियाज आते जिसे हम डिनोट करते ए से, वार्म टेम्परेट वाला रीजन आता, मिड लैटिट्यूड वाला रीजन आता जिसे डिनोट करते सी से, देन मिड लैटिट्यूड के जस्ट ऊपर वाला रीजन जहां पर कॉन्टिनेंटल मास जो है काफी ज्यादा है उसे डिनोट करते कैपिटल लेटर डी से, देन आपके पोल के पास वाले एरियाज जिसे हम डिनोट करते कैपिटल लेटर ई से, क्योंकि वो आपके क्या रहते हैं, काफी ज्यादा ठंडे रहते हैं। इसके बाद में एक क्लासिफिकेशन है हाईलैंड की। देखिए एक तो हो गया हमारा इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तब आपका टेम्परेचर चेंज होता है, इसके अलावा एलिवेशन की वजह से भी टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे एग्जांपल लीजिए जो हमारे हिमालयाज हैं, हिमालयाज में क्या होगा, पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे
टेम्परेचर गिरता रहेगा। यानी कि अगर एलिवेशन की वजह से आपका टेम्परेचर गिरता है उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर एफ से, इसे कहा जाता है हाईलैंड। जब आपका टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, क्लाइमेट में डिफरेंस आता है एलिवेशन की वजह से। अभी यहां पर हमने सारी कैटेगराइजेशंस देख ली हैं। पहले हमने ए के बारे में देखा, सी देखा, डी देखा, ई देखा, एफ देखा। सभी का बेस क्या था? टेम्परेचर था। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोपन ने सोचा था कि अगर मुझे पता चल जाए टेम्परेचर के बारे में, रेनफॉल के बारे में, तो मैं यहाँ पर सभी चीज़ों को क्लियर कट देख सकता हूँ कि वहाँ पर क्या क्लाइमेट होगा। अभी यहाँ पर जितनी भी कैटेगराइजेशन की बात की, वहाँ पर बात की जा रही थी टेम्परेचर की, चाहे आपका ई था, चाहे आपका डी था, चाहे आपका सी था। लेकिन एक हमने स्किप किया था, कौन सा? कैपिटल लेटर बी। कैपिटल लेटर बी बताता है ड्राई क्लाइमेट्स के बारे में, यानी कि जहां पर आपकी इवेपोरेशन तो बहुत ज़्यादा होती है। इवेपोरेशन का मतलब पानी जो है वेपर में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आपकी रेनफॉल नहीं होती, प्रेसिपिटेशन नहीं होती। यानी कि जो आपके डेजर्ट लाइक एरियाज है ना, वो हमारे आते हैं ड्राई क्लाइमेट्स में, जहां पर आपकी क्या नहीं होती? रेनफॉल नहीं होती। तो आप यहां पर देखेंगे जो हमने क्लासिफिकेशन की है ए से लेकर एफ तक, इनमें से ए सी डी ई एफ, इनका बेस क्या था? टेम्परेचर था। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया था। और यहां पर जो हमारा बी है, इसे क्लासीफाई हमने किया है प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारे रेनफॉल के अकॉर्डिंग। अभी आपको कैपिटल लेटर्स का मतलब पता चल गया, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहां पर बात की गई थी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट। आपको पता है जो आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसे डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से। इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता। इसका आंसर या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अभी हमने स्मॉल लेटर्स के बारे में नहीं सीखा है, लेकिन फिर भी हमने दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया। हमें सिर्फ इतना पता था कि ट्रॉपिकल एरियाज को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से। आंसर बी नहीं होगा, आंसर आपका सी नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये जो आपके छोटे छोटे लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, इनका क्या मतलब रहता है। अभी देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें किसी भी जगह के क्लाइमेट के बारे में पता चल जाएगा अगर हमें वहाँ के टेम्परेचर के बारे में पता हो, वहाँ की रेनफॉल के बारे में पता हो। देखिए यहाँ पर जो हमने क्लासिफिकेशन की थी ए सी डी ई एफ, इसे हमने क्लासीफाई किया था टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसी वजह से इनके आगे जो हमारे स्मॉल लेटर्स आते हैं ना, वो हमें बताते हैं रेनफॉल के बारे में। अभी जो हमारी रेनफॉल होती है, रेनफॉल हमारी अलग अलग तरह से हो सकती है। हमारे एक साल में बहुत सारे सीजन्स होते हैं। अगर 12 के 12 महीने बारिशें होती रहती हैं, उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एफ से। इसके अलावा अगर आपकी समर सीजन में बारिशें नहीं होती हैं, यानी कि आपका ड्राई समर रहता है। ड्राई समर का क्या मतलब हो गया? हमारी ऐसी जगह जहां पर जब समर सीजन आएगा तो बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी, सिर्फ विंटर सीजन में बारिशें होंगी, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एस से। इसके अलावा अगर हमारी विंटर में बारिशें नहीं होती हैं, कई हमारी ऐसी जगह होती है जब वहां पर विंटर सीजन आता है ना, तो बिल्कुल बारिशें नहीं होती। बारिशें बाकी सीजन में होंगी लेकिन विंटर सीजन में नहीं होंगी। उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर डब्ल्यू से, यानी स्मॉल लेटर एस जो है आपका हो गया ड्राई समर के लिए, स्मॉल लेटर आपका डब्ल्यू हो गया ड्राई विंटर्स के लिए। इसके अलावा छोटा एम आपका होता है मॉनसून टाइप क्लाइमेट के लिए। मॉनसून का अर्थ क्या होता है? मॉनसून का अर्थ होता है सीजन रिवर्सल ऑफ द विंड्स, यानी कि जहां पर सीजन बदलने के साथ जो विंड्स की डायरेक्शन बदलती है, उसकी वजह से वहां पर बारिशें होती है हर सीजन में। जैसे भारत में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिशें होती है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से भी बारिशें होती है। तो यहां पर किस तरह का क्लाइमेट है? मानसून टाइप क्लाइमेट है। अभी आपको याद किस तरह से रखना है? सिंपल सी चीज है, अगर छोटा एफ लिखा है इसका मतलब है वहां पर 12 महीने आपकी बारिशें चलती रहती है। एम लिखा है इसका मतलब यहां पर सीजन बदलने की वजह से सीजन में बारिशें होती हैं, लेकिन 12 महीने भी बारिशें नहीं होती। जैसे अगर आप भारत को लेंगे, भारत में हर सीजन में कुछ ना कुछ बारिशें देखने को मिलती हैं। इवन मॉनसून आने से पहले प्री मॉनसून रेनफॉल भी देखने को मिलती है।
विंटर में भी बारिशें देखने को मिलती है, समर सीजन में भी बारिशें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 12 महीने बारिशें लगातार भी नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पर क्या है, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। इसके अलावा अगर छोटा एस लिखा होगा तो यहाँ पर समर सीजन में बिल्कुल भी बारिशें नहीं होंगी। छोटा डब्ल्यू लिखा होगा तो यहाँ पर विंटर सीजन में बिल्कुल भी बारिशें नहीं होंगी। अभी हम कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, हमने देखा था सबसे पहले ट्रॉपिकल एरियाज के बारे में। अभी जो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज है जहां पर टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर हर जगह बारिश हो, नहीं पॉसिबल। इसी वजह से इसकी कैटेगराइजेशन की गई है। कैसे की गई है, देखिए, जहां पर 12 महीने बारिशें होती है वहां पर आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर एफ के साथ। जिन प्लेसेस पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, यानी कि हर सीजन में बारिशें तो होती हैं लेकिन 12 महीने वहां पर बारिशें भी नहीं होती, उसे डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर एम से। इसके अलावा सवाना टाइप क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? सवाना टाइप क्लाइमेट का मतलब होता है जहां पर आपका एक सीजन ड्राई रहता है, या तो वहां पर विंटर्स में बारिशें नहीं होंगी या तो वहां पर समर में बारिशें नहीं होंगी। इस तरह के क्लाइमेट को हम क्या कहते हैं? सवाना टाइप क्लाइमेट कहते हैं। ज्यादातर सवाना टाइप क्लाइमेट आपका होता है ड्राई विंटर्स, कि वहां पर विंटर में बारिशें नहीं होती। लेकिन वर्ल्ड में हमारी कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर समर सीजन में भी बारिशें नहीं होती। इसी वजह से ध्यान में रखना, अगर किसी एक सीजन में बिल्कुल भी बारिशें नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सवाना टाइप क्लाइमेट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इजी चीज़ है, ध्यान में रखना। आप करते पता क्या है, आप सवाना क्लाइमेट पढ़ लेते हैं लेकिन उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करते कि सवाना टाइप क्लाइमेट का मतलब क्या है। सवाना टाइप क्लाइमेट का मतलब होता है जहां पर किसी एक सीजन में बिल्कुल बारिशें नहीं होती, वो सीजन आपका बिल्कुल ड्राई होता है। अभी यहां पर वापिस आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। इसे देखिए, ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट पूछा था। ट्रॉपिकल को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ए से। सवाना टाइप क्लाइमेट का मतलब हो गया या तो यहां पर विंटर्स ड्राई होंगी या तो यहां पर समर ड्राई होगा। तो देखिए, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गई, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गई। यहां पर ए एम, इसका मतलब है ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, ऑप्शन डी नहीं हो सकता। ए डब्ल्यू का क्या मतलब है? ए का मतलब है ट्रॉपिकल, सवाना का मतलब है यहां पर विंटर या समर ड्राई होगी। हमारे पास ऑप्शन है डब्ल्यू, यानी कि यहां पर आपका विंटर सीजन जो है ड्राई रहेगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं कैपिटल लेटर बी के बारे में, जिसकी कैटेगराइजेशन हमने की थी रेनफॉल के अकॉर्डिंग, जहां पर आपकी रेनफॉल नहीं होती है। अभी जहां पर आपकी रेनफॉल नहीं होती है वहां पर दो तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो वहां पर डेजर्ट लाइक कंडीशंस होंगी, डेजर्ट लाइक कंडीशंस होती है एक्सट्रीम कंडीशंस। इसके अलावा एक आपकी होती है सेमी एरिड लाइक कंडीशंस। सेमी एरिड का मतलब होता है कि यहाँ पर रेनफॉल तो बहुत ज़्यादा कम हो रही है लेकिन इतनी भी एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं है कि इसे हम डेजर्ट कहें। इसी वजह से यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस आती हैं। कैपिटल लेटर डब्ल्यू डिनोट करता है डेजर्ट, कंफ्यूज मत कर देना, छोटे डब्ल्यू का मतलब था ड्राई विंटर्स। स्टीप टाइप क्लाइमेट का मतलब हो गया जहां पर सेमी एरिड लाइक कंडीशंस हैं, यानी कि डेजर्ट लाइक कंडीशंस तो हैं लेकिन वहां पर डेजर्ट नहीं है। इसके अलावा हमारा जो डेजर्ट होता है वो हॉट होगा या कोल्ड होगा, उसे कैसे डिनोट करेंगे? अगर आपका गर्म डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, इसे डिनोट किया जाता है छोटे लेटर एच से। अगर कोल्ड डेजर्ट है इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर के से। यानी कि अगर मैंने कह दिया बी डब्ल्यू के, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा यहाँ पर आपकी रेनफॉल नहीं होती है, इवेपोरेशन आपकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा कि डेजर्ट लाइक कंडीशंस है, के का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डेजर्ट कैसा है? कोल्ड डेजर्ट है। अगर मैं यहाँ पर बी डब्ल्यू एच लिख देता, इसका मतलब एरिड लाइक कंडीशंस है। यहाँ पर आपका डेजर्ट है लेकिन डेजर्ट आपका किस तरह का है? हॉट डेजर्ट है। तो इसी वजह से ध्यान में रखना, एच आपका बताता है कि डेजर्ट हॉट होगा, के आपका बताता है कि डेजर्ट वहां पर क्या होगा? कोल्ड होगा। एक हो गई डेजर्ट लाइक कंडीशंस। स्टीप क्लाइमेट का मतलब हो गया जहां पर आपकी सेमी एरिड कंडीशंस देखने को मिलती हैं, यानी कि डेजर्ट लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं।
अभी आगे हम बात करेंगे कैपिटल लेटर सी के बारे में, यानी कि जो आपका टेम्परेट टाइप क्लाइमेट रहता है उसके बारे में। देखिए, जो हमारे मिड लैटिट्यूड वाले रीजन्स हैं वहाँ पर आपको टेम्परेट क्लाइमेट जनरली देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर विंटर सीजन में बारिशें नहीं होती तो छोटा डब्ल्यू, समर सीजन में बारिशें नहीं होती तो छोटा एस, अगर हर सीजन में आपको बारिशें देखने को मिलती है 12 महीने तो उसे हम कहते हैं छोटा एफ। तो ध्यान में रखना, यहाँ पर आपको मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मॉनसून टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है ट्रॉपिकल एरियाज में। क्योंकि जो हमारा ITCZ है वो हमारा कहाँ पर शिफ्ट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में शिफ्ट होता है। इसी के शिफ्ट होने की वजह से मॉनसून की जो हवाएं हैं वो बदलती हैं, रिवर्स करती हैं। इसी वजह से ITCZ की वजह से ही हमारे ट्रॉपिकल एरियाज में बारिशें होती हैं, वहाँ पर हमें मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके अलावा जो बाकी रीजन्स हैं वहाँ पर हमें मॉनसून टाइप क्लाइमेट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर टेम्परेट रीजन्स में आपका कोल्डेस्ट मंथ का टेम्परेचर कितना था, -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस था। इसी वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम आइडिया लगा सकते हैं समर सीजन के अकॉर्डिंग, यानी कि वहाँ का समर सीजन जो है कितना गर्म है। अगर समर सीजन बहुत ज़्यादा गर्म है तो छोटे ए से डिनोट करेंगे, थोड़ा कम गर्म है तो बी से, अगर समर सीजन में भी थोड़ी ठंडी रहती है, कोल्ड रहता है, उसे डिनोट करेंगे छोटे लेटर सी से। यानी कि सिंपल सा मतलब हो गया, अगर मैंने लिखा CWA, इसका मतलब ये आपका टेम्परेट रीजन है। W का मतलब यहाँ पर विंटर्स में बारिशें नहीं होती। छोटे a का मतलब कि यहाँ की गर्मियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहती हैं। अगर मैंने लिखा CWB, यानी कि यहाँ पर टेम्परेट टाइप क्लाइमेट है, यानी कि W का मतलब हो गया यहाँ पर विंटर में बारिशें नहीं होती, ड्राई विंटर्स होते हैं। B का मतलब कि यहाँ पर गर्मियाँ जो है कम गर्म रहती हैं। अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ पर गर्म इलाका ज़्यादा कौन सा होगा तो आप बता सकते हैं जहाँ पर आपका लिखा गया है छोटा a, क्योंकि छोटे a का मतलब है कि यहाँ पर समर सीजन में गर्मियाँ जो हैं ज़्यादा रहेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट की, यानी कि कैपिटल लेटर D। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अगर विंटर सीजन ड्राई होगा तो छोटा W, अगर कोई भी ड्राई सीजन नहीं है, 12 महीने बारिशें देखने को मिलती हैं, छोटा F, समर सीजन ड्राई है तो छोटा S। इसी तरह से अगर वहाँ पर समर सीजन में गर्मियाँ ज़्यादा है तो A, कम गर्मियाँ है तो B, अगर वहाँ की गर्मियों में भी थोड़ी सी ठंडक है तो उसे डिनोट करते हैं C से। इसके अलावा मैंने बताया था कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल मास बहुत ज़्यादा है। कॉन्टिनेंटल मास ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर ठंडक ज़्यादा होगी। इसी वजह से यहाँ पर आपका एक छोटा लेटर D रहता है जो डिनोट करता है वेरी कोल्ड विंटर, यानी कि अगर जो आपकी सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है, उसे डिनोट करने के लिए यूज़ किया जाएगा छोटे लेटर D का। इसके अलावा कैपिटल लेटर E, यानी कि पोल के पास वाले एरियाज, इसमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशन है। एक हमारा टुंड्रा टाइप क्लाइमेट आ जाता है, एक हमारा इटर्नल फ्रोस्ट टाइप क्लाइमेट आ जाता है। हमने देखा था कि यहाँ पर 12 महीने का जो एवरेज टेम्परेचर है ये हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है, लेकिन जो हमारे F वाले रीजन्स हैं यहाँ पर तो हमेशा ही टेम्परेचर जो है आपको बर्फ वाला टेम्परेचर जो है यानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम ही देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसे इटर्नल फ्रोस्ट आइस कैप रीजन कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार ही बर्फ देखने को मिलेगी। टुंड्रा टाइप क्लाइमेट का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर आपके कुछ महीने ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो हमारे F वाले रीजन्स हैं यानी इटर्नल फ्रोस्ट वाले रीजन्स हैं, यहाँ पर टेम्परेचर आपका हमेशा ही 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। यहाँ पर हमेशा ही आपकी बर्फ जमी रहती है। इसी वजह से इसे डिनोट किया गया है F से, इसे डिनोट किया गया है T से। तो ध्यान में रखना, पोल के पास वाले एरियाज जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक होती है, जहाँ पर एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है 12 महीनों का, वहाँ पर दो तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, टुंड्रा टाइप क्लाइमेट एंड इटर्नल फ्रोस्ट क्लाइमेट, जहाँ पर आपकी बर्फ जो है लगातार जमी रहती है।
अभी इसे हम समराइज कर लेते हैं। समराइज बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले हमें कैपिटल लेटर्स के बारे में पता होना चाहिए था। हमने देखा ACDEF के बारे में। एफ ने बताया एलिवेशन की वजह से अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है। ई ने हमें बताया जो पोल के पास वाले एरियाज है जहां पर एवरेज टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम का रहता है अगर 12 महीनों की बात करें। ACD ने बात की कोल्डेस्ट मंथ के टेम्परेचर की, यानी जब हमारे कोल्डेस्ट मंथ होते हैं सीजन के, हमारे साल के, उनके एवरेज टेम्परेचर की। अगर वो टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा था हमने उसे ट्रॉपिकल एरियाज कहा। अगर वहाँ पर जो सर्दियों के टाइम वाला कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर है -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में था उसे हमने टेम्परेट टाइप क्लाइमेट कहा। देन हमारा कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट आ गया जिसे डिनोट किया कैपिटल लेटर D से, जहाँ पर टेम्परेचर आपका एवरेज हमारे कोल्डेस्ट मंथ का -3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का रहता है। फिर हमने कैटेगराइजेशन देखी किस तरह से कि वहाँ पर 12 महीने बारिशें होती है, क्या हर सीजन में बारिशें होती है, उसे डिनोट किया F से। अगर ड्राई विंटर्स है, विंटर में बारिशें नहीं होती तो छोटे लेटर W से। अगर वहाँ पर समर में ड्राई सीजन रहता है उसे डिनोट किया हमने स्मॉल लेटर S के साथ। इसी तरह से अगर वहाँ पर मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, यानी ITCZ शिफ्ट करने की वजह से वहाँ पर मॉनसून की हवाएं चलती हैं, इसकी वजह से वहाँ पर हर सीजन में बारिशें होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। इसके बाद में हमने बी वाली कैटेगराइजेशन देखी जहाँ पर आपकी प्रेसिपिटेशन नहीं होती, यानी रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। इसे हमने दो तरह से कैटेगराइज किया। बड़े W का मतलब था डेजर्ट लाइक कंडीशंस और S का मतलब था स्टीप टाइप क्लाइमेट। स्टीप टाइप क्लाइमेट आपका होता है जहां पर प्रॉपर डेजर्ट नहीं है लेकिन डेजर्ट लाइक कंडीशंस है। इसी तरह से स्वाना टाइप क्लाइमेट देखा। स्वाना टाइप क्लाइमेट का मतलब जहां पर आपका एक सीजन ड्राई रहेगा, या तो विंटर या तो आपका समर। इसके अलावा हमने देखा हॉट डेजर्ट को डिनोट किया जाता है छोटे लेटर H से, कोल्ड डेजर्ट को डिनोट किया जाता है छोटे लेटर K से। इसी तरह से हमने फर्दर कैटेगराइजेशन देखी। छोटा लेटर A हमें बताता है कि वहाँ की समर जो है, गर्मियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा गर्म है। अगर गर्मियाँ आपकी कम गर्म होंगी तो छोटा लेटर B बताएगा। इसी तरह से गर्मियों में भी अगर ठंडक है, कोल्ड समर है, तो वो डिनोट किया जाता है छोटे लेटर C के साथ। तो इस तरह से हमने कैटेगराइजेशन की। अभी आपको कॉपन स्कीम ऑफ क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे समझना बहुत ज़्यादा इजी था और ये आपके हैं फ्री के नंबर। अभी हम पूछेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर क्वेश्चन। इसके अलावा दोबारा से याद दिलवा देता हूँ, हमारी एप्लीकेशन के ऊपर विजिट ज़रूर कर लेना क्योंकि यहाँ पर CDS के रिलेटेड मटेरियल है और आपके काम का मटेरियल है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।